बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है लेंगे जो बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस कि बायोलॉजी का साइंस के दूसरे मज़ामीन के साथ क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। अच्छा, तो बायोलॉजी का साइंस के दूसरे मज़ामीन के साथ लिंक रिश्ता मौजूद है और इनमें सबसे पहले आप लोगों के बुक में जो दिया हुआ है वो है बायोफिज़िक्स। इस बायोफिज़िक्स के वर्ड्स को अगर हम देखें तो ये दो अल्फाजों से बना हुआ एक वर्ड्स है, एक तरफ बायो है और दूसरी तरफ फिज़िक्स है। अच्छा, तो मतलब बायो और फिज़िक्स इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इससे एक नई सब्जेक्ट वजूद में आती है जिसको बायोफिज़िक्स कहा जाता है। ये बायोफिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस वो साइंस होती है जो दो मज़ामीन को आपस में मिला के उसके रिज़ल्ट में जो सब्जेक्ट बनता है उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है। तो ये भी क्या है, ये बायोफिज़िक्स भी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को मिला के बना हुआ एक सब्जेक्ट है। अच्छा, तो बायोफिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बायोफिज़िक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो फ़िज़िक्स के असूल क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो फ़िज़िक्स के असूलों पे चलती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ। बायोफिज़िक्स इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है इन विच वी यूज़, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं द प्रिंसिपल असूलों को, इन टेक्निक और तरीक़ों को और फ़िज़िक्स के टू स्टडी करें द फेनोमेना प्रोसेस लिविंग अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको समझने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, फ़िज़िक्स के असूल फॉलो करते हैं, ये फ़िज़िक्स के असूलों पे चलती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉज ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मतलब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के ज़रिए, तो ये फ़िज़िक्स के असूलों के मुताबिक चलती हैं। यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को समझाने के लिए मैं इस डायग्राम की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने एक मेटल प्लेट रख दिया है और साथ में यहाँ पे एक गैल्वानो एमीटर मौजूद है जो कि एक वायर के ज़रिए इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे है सन और सन से क्या लाइट रेज आती है नीचे की तरफ और ये इस मेटल सरफेस को क्या करती है, हिट करती है। इस मेटल सरफेस से फिर क्या निकलती है, यह लाइट रेज क्या निकलवाती है, इलेक्ट्रॉनों को निकलवाती है। ये इलेक्ट्रॉन आगे इस वायर में चले जाते हैं और हमें एमीटर क्या देता है, एमीटर हमें डिफ्लेक्शन देता है कि क्या है, मतलब इस वायर के अंदर करंट मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। करंट क्यों पैदा होती है, करंट इलेक्ट्रॉनों की फ़्लो की वजह से पैदा होती है। तो इसलिए हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ इस वायर के अंदर क्या है, करंट मौजूद है, इसीलिए ये एमीटर डिफ्लेक्शन देता है। तो ये फेनोमेना पढ़ाया जाता है फ़िज़िक्स में और ये फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहा जाता है। अच्छा, इस फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना जो है, अगर हम इसको देखें और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये दोनों इसी तरह नज़र आते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के असूल जो हैं उसका तरीक़ाकार जो है ये वो फॉलो करता है। सबसे पहले मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। इनको इंशाल्लाह हम बायो एनर्जेटिक चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से इसको स्टडी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी क्या है, सन है और सन से क्या लाइट रेज नीचे की तरफ आती हैं और ये क्या है, एक प्लांट है। तो प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो लाइट रेज जब इस पे लगती है और क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन आगे एक
फातवे में चले जाते हैं और आखिरकार क्या करते हैं, एक मालिक्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। वो मालिक्यूल होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइट एनर्जी यहाँ से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। तो सेम फेनोमेना जो यहाँ पे हो रहा था इस मेटल प्लेट में, यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट का जो तरीक़ाकार है, ये क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फॉलो करता है। तो बायोफिज़िक्स में हम इसी तरह चीज़ें पढ़ते हैं। ये फेनोमेना किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, फिज़िक्स से। और ये क्या है, ये प्लांट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन दोनों को मिला के जो सब्जेक्ट बनता है उनको बायोफिज़िक्स कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है ओवर हैंड, हमारे हाथों वर्क ऑन लीवर प्रिंसिपल। ये लीवर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। लीवर प्रिंसिपल क्या होता है, लीवर प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो कि फ़िज़िक्स में पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे ये लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके इस साइड पे क्या है, एक स्टोन है, मतलब ये क्या है, लोड है। और इस दूसरे साइड पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट या फोर्स इस साइड पे लगाते हैं। और ये तीसरा पॉइंट जो है जिसके ऊपर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर रखी गई है, इसको फुलक्रम कहा जाता है। तो ये क्या है, ये पूरा लीवर प्रिंसिपल है। तो ये लीवर प्रिंसिपल अगर हम अपने हाथों या पाँव को देखें तो ये भी सेम इसी प्रिंसिपल के मुताबिक काम कर सकती है। ये प्रिंसिपल क्या कर रहा है, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे फुलक्रम है, यहाँ पे फोर्स लगाई जाती है। अगर हम इसको इस हमारे हाथ पे लागू कर दें तो सेम ये हमारा हाथ जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या है, हाथ से हम लोड उठाते हैं, ये एल्बो जॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फुलक्रम हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो शोल्डर के साथ अटैच हुआ है, ये रीजन इसका क्या हो जाएगा, फोर्स, मतलब एफर्ट इस साइड से लगेगी। तो इस प्रिंसिपल को हम ह्यूमन बॉडी के इस आर्म पे क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ़िज़िक्स बहुत सारे सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। इस अदर यूजेस इसकी क्या है, फ़िज़िक्स फिज़ियोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स में भी इसकी यूजेस है। इसके अलावा न्यूरो साइंस में भी इसकी यूज़ है। न्यूरो साइंस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जो साइंस है उसको न्यूरो साइंस कहा जाता है। मतलब ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, इन नर्व्स के बारे में जो साइंस है वो न्यूरो साइंस कहलाता है। उसमें भी इस फिज़िक्स के असूल पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, फिर फार्माकोलॉजी में फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों के अंदर भी फ़िज़िक्स की यूजेस पाए जाते हैं। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर आप लोगों के लेवल से बाहर हो जाएगा। बस ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ याद रख लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक तरफ बायो है और दूसरी तरफ केमिस्ट्री है। मतलब बायो और केमिस्ट्री, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इससे एक नई सब्जेक्ट वजूद में आती है जिसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और इसको भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को मिलाने से बना हुआ है या दो सब्जेक्ट के मिलाप से बना हुआ एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहा जाता है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल मौजूद होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके रिएक्शन कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, उसकी डिटेल में हम ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, साथ में उनके रिएक्शन किस तरह होते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है एंड विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हैं, दैट मेक अप सेल। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के सेल भी बनाती हैं। मतलब पूरा सेल इन केमिकल सब्सटेंस के मिलाप से बना हुआ है। एंड दियर केमिकल रिएक्शन, और इसके केमिकल रिएक्शन भी पढ़ते हैं इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी हम इसके इन केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस के रिएक्शन के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन से केमिकल इन्वॉल्व है, कौन से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, वो केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं किस फैमिली से, किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पैदा होता है, या वो कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक़ रखता है, प्रोटीन से ताल्लुक़ रखता है, लिपिड से, एंजाइम से, किस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में किस तरह होती है, इसमें कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें ये रिएक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी करते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में भी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह है, इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किस तरह है। एनालिसिस मींस डिटेल स्टडी इसकी किस तरह है। इसके अलावा प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसके टाइप कितने हैं और इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह कैसा है। इसके बाद लिपिड के टाइप्स कितने हैं, क्लासिफिकेशन कितना है। और इसके अलावा एंजाइम के बारे में भी पढ़ते हैं कि एंजाइम क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन को किस तरह स्पीड अप करता है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है। तो इन केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना दिया है। इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, etc ये सारी चीज़ें या रिस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है इसके अंदर, ये चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। और फोटोसिंथेसिस के लिए हम इस प्लांट का एग्जांपल लेंगे कि इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है बायोजियोग्राफी। अच्छा, ये बायोजियोग्राफी क्या है। बायोजियोग्राफी को अगर हम देखें तो ये भी दो अल्फाजों से बना हुआ एक वर्ड्स है। मतलब एक तरफ बायो है और दूसरी तरफ जियोग्राफी है। बायो सिंपली बायो को रिप्रेजेंट करता है और जियोग्राफी वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। अर्थ के बारे में डिटेल से स्टडी करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने एक नया सब्जेक्ट बना दिया है जिसको बायोजियोग्राफी कहा जाता है। इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। अच्छा, तो बायोजियोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी में ये स्टडी करते हैं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो जानवर पाए जाते हैं इनका उस एरिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके एरिया के टेम्परेचर के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में। दुनिया में जितने भी जगह मौजूद हैं उनमें एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन उन जगहों पे यकसा नहीं है। मतलब ये कैंगरू जो होते हैं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। तो ये क्यों, इनके ऑस्ट्रेलिया रीजन से क्या ताल्लुक़ है। तो इसी तरह चीज़ों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पोलर बियर जो होती हैं, सफ़ेद रीछ जो होती हैं, सफ़ेद रंग का एक रीछ होती है जो कि आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। आर्कटिक रीजन जो है ये एक बहुत वसी इलाका है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, एक काफ़ी बहुत बड़ी जगह है। उनके अंदर ये बर्फ़बारी वगैरह होती है। तो ये पोलर बियर अक्सर उसमें पाया जाता है। तो आया इस पोलर बियर का इस रीजन से क्या रिश्ता है और किस वक्त से ये पोलर बियर इस एरिया पे मौजूद है, मतलब इसकी इवोल्यूशन कब हुई है और ये इस ज़मीन के ऊपर पाई जाती है। इसी तरह मस्कीटो जो होते हैं ये अक्सर डैम्प एरिया में और मर्शी प्लेस जो होती हैं उनमें अपना क्या करते हैं, वो अपनी फ्लरिश करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, अपनी नस्ल वगैरह वहाँ पे बढ़ाते हैं। तो इन मस्कीटोज़ का इन एरिया के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, इन टेम्परेचर के साथ इसका क्या ताल्लुक़ होता है, इस वाटर के साथ इसका क्या ताल्लुक़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। अच्छा, तो बायोजियोग्राफी क्या है। इट इज़ इन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है क्योंकि दो सब्जेक्ट को मिला के बना हुआ एक सब्जेक्ट है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम के बारे में कि अर्थ के
कौन से एरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। ऑफ द ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड स्पेस जगह पर, एंड टाइम और किस वक्त से ये मौजूद हैं। एंड बायोजियोग्राफी में भी स्टडी हम ये भी मुतालिया करते हैं वाई पोलर बियर इज़ फाउंड इन सर्टेन पार्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन, कि ये पोलर बियर जो हैं, यहाँ डायग्राम में आप लोगों के लिए एक रफ सा पोलर बियर डायग्राम बना दिया है कि इस पोलर बियर का इस एरिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके टेम्परेचर के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, ये किस वक्त से यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पढ़ते हैं। इसके अलावा वाई मस्कीटो क्यों फ्लरिश, मतलब अपनी नस्ल को बढ़ाती हैं तेज़ी के साथ, एंड डेम एंड वार्म प्लेसेस, गर्म और नमदार जगहों में। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक रफ सा डायग्राम पॉन्ड का बना दिया है, एक तालाब का, और इस तालाब में क्या है, पानी भी मौजूद है, इसके साथ साथ छोटे छोटे प्लांट्स भी मौजूद है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक मस्कीटो है। तो आया इस मस्कीटो का इस एरिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसके टेम्परेचर के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, इस वाटर के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, और ये किस वक्त से यहाँ पे मौजूद है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं।